हेलो ऑल, नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टेप आईएएस। दोस्तों, ये सिविल स्टेप आईएएस की सर्वाधार सीरीज है जहां पे हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट के डोमेन में करंट प्लस स्टैटिक के टॉपिक्स को कवर करते हैं। और आज हम अपने इसी सीरीज के अंदर ज्योग्राफी के मल्टीपल सोर्सेज से जो हमने करंट अफेयर्स हैं उनको क्लब किया है, साथ में उसका स्टैटिक जो पोर्शन है उसको मर्ज करके हम अपने एमसीक्यू की फॉर्म में करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। जब मैं यहाँ पे सोर्सेज की बात करता हूँ तो यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, पीआईबी है, डाउन टू अर्थ मैगजीन है, योजना है, कुरुक्षेत्र है, और इस तरह के मल्टीपल सोर्सेज हैं जिनको हम सब ने क्लब कर दिया है अंडर दी वन रूफ, ताकि बच्चों को एक वैल्यू एनरिच्ड कंटेंट मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्विकली हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं करंट प्लस स्टैटिक को, जो कि एक ट्रेंड भी है यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का। तो आइए चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फिजिकल फीचर्स ऑफ द सेंट्रल एशिया इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। पहला है तारिम बेसिन, दूसरा है तुर्फान बेसिन, तीसरा है सुंगारेन बेसिन और चौथा है तीन शान माउंटेन्स। अब इसका क्या है कि ये पूछा है नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर पूछ लिया है इसका सेंट्रल एशिया के फिजिकल फीचर्स का, और इसका सीक्वेंस बताना है आपको कि कौन सा सीक्वेंस, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो आप कमेंट सेक्शन में इसको टाइप भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा आपका, सबसे पहले आपका आएगा जुंगारिन बेसिन, देन तीनशान माउंटेन्स, दैट इज दी 3 एंड 4। 3 और 4 कहीं दिख रहा है? हाँ, बी ऑप्शन में दिख रहा है आपको। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो बी ऑप्शन होना चाहिए। आइए चेक भी कर लेते हैं। तो इसका आंसर जो है दैट इज दी बी ऑप्शन। तो अब यहां पे ये तो हमने देख लिया कि इसका ये एस्पेक्ट है। अब हम यहां पे थोड़ा सा इसको मैप के थ्रू भी विजुअलाइज करेंगे और साइमल्टेनियसली ये भी देखेंगे कि ये न्यूज में ये जो पर्टिकुलर जो सेंट्रल एशिया का जो रीजन था, ये न्यूज में किस वजह से आया था, क्योंकि तभी हम हमारी जो सर्वाधार सीरीज है इसकी रेलेवेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आइए अब देख भी लेते हैं। दिस इज द मैप। अब यहां पे आप देखिए क्या पूछा था, सबसे पहले नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर पूछा था। तो सबसे ऊपर कौन सा था? सुंगारिन बेसिन, देन उसके बाद आपके तीनशान माउंटेन्स, देन तुर्फान बेसिन और लास्ट में तारिम बेसिन। तो ये तो था आपका मैप्स के थ्रू। हमेशा जब भी आप अपने इस तरह के जब भी कोई मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं तो अपने पास या इस वीडियो को देख भी रहे हैं तो हमेशा अपने साथ एटलस जरूर रखें, सो दैट आपको वहां पे पर्टिकुलरली खुद भी जब लोकेट करेंगे तो आपकी इसकी जो रेलेवेंस है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और आपके दिमाग में एक परमानेंट विजुअल इंप्रेशन जो होगा वो छप जाएगा। तो आइए अब देख भी लेते हैं कि न्यूज में क्यों था। मेल्टिंग ग्लेशियर्स ऑफ सेंट्रल एशिया वरी साइंटिस्ट, मतलब जो सेंट्रल एशिया के जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट कर रहे हैं, जिस वजह से साइंटिस्ट जो हैं वरिड हैं। अब खुद सोचिए, जब भी ग्लेशियर मेल्ट करेगा तो इसका इंपैक्ट तो अब दिखती सी बात है, उसको कहीं ना कहीं तो एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस तो होंगे ही। अब इससे हो क्या रहा है, ये जितने भी आपको माउंटेन रीजन्स हमने देखे वहां पे कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया के अंदर किर्गिस्तान, कजाकिस्तान उस वाले रीजन के अंदर है। तो इस वजह से हो क्या रहा है कि इससे फ्लडिंग की कंडीशंस बन जा रही हैं जो लो लाइंग एरियाज हैं किर्गिस्तान वाले रीजन के अंदर। तो अब लिखा भी है वो, द श्रिंकिंग ग्लेशियर्स हैव क्रिएटेड अ न्यू थ्रेट ऑफ for Kyrgyz towns and cities with melt water forming new lakes before tumbling down mountains in dangerous torrents। तो इसी मेल्टिंग ग्लेशियर की वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि ग्लेशियर साइड पे हैं, स्लोप आएगा, ग्लेशियर मेल्ट किया, पानी ज्यादा टर्बुलेंस के साथ हाई फ्लो के साथ आएगा और वो सिटीज को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, या फिर वो कोई लेक बना लेगा जिस वजह से जब वो टूटेगी तो और ज्यादा वो वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन करेगी। इसलिए जो पहला जो आपका एमसीक्यू था, ये जो पहला जो रीजन ये न्यूज देख रहे थे तो उसके बेस पे जो एमसीक्यू था वो हमने डिस्कस कर लिया, और क्यों ये रीजन न्यूज में था वो हमने डिस्कस कर लिया। तो आओ चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले ये देख भी लो, ये जो विजुअलाइजेशन है बेसिकली ये एडाइजीन ग्लेशियर है कहां पे, तीनशान माउंटेन के ऊपर, जिसका आप इफेक्ट देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसका ये जो आपका दिख रहा है ये वाला रीजन, ये बैरन लैंड जो कि कभी किसी टाइम पे यहाँ पे जो इसका आइस कवर था वो इतना ज्यादा हुआ करता था, बट अब ये जो आइस कवर है धीरे धीरे क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे फ्लडिंग की सिचुएशंस लो लाइंग एरियाज में किर्गिस्तान के आसपास देखने को मिल रही हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सबमिट और सीओपी दे रखे हैं, इसके साथ साथ उनके साथ एसोसिएटेड सिटी या कंट्री दे रखी कि कहां पे ये सबमिट्स हो रहे हैं। तो ये 2024 के ही सबमिट्स हैं, तो इन सबको आप सबने मैच करना है। पहली ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या ऑल 4, ये सारे पूछ रखे हैं कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स ठीक हैं।
अब इस तरह के जब क्वेश्चंस होते हैं तो हमें, जब ये ओनली वाले क्वेश्चन आते हैं, सबसे टिपिकल क्वेश्चन बन जाते हैं यूपीएससी के अंदर, तो हमें हर चीज की इंफॉर्मेशन अगर पता होगी तभी हम इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कितने सही हैं कितने गलत हैं। अगर मैं बात करूं तो कॉप ऑन बायोडाइवर्सिटी काली कोलंबिया बिल्कुल सही है। कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट की बात करूंगा बाकू अजरबैजान, ये बिल्कुल सही है। कॉप ऑन डिजर्टिफिकेशन दुबई, इट्स रॉन्ग। एंड कॉप ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन सऊदी अरेबिया, इट्स रॉन्ग। तो कितनी स्टेटमेंट्स हमारे पास ठीक हो रही हैं? एक और दो। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ओनली 2 स्टेटमेंट्स, दैट इज दी बी ऑप्शन। तो आइए चेक भी कर लेते हैं और इसके बाद इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। तो सबसे पहले आंसर को चेक करते हैं। यस, इट्स आंसर इज बी। अब जाके इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो कॉप ऑन बायोडाइवर्सिटी है ये काली कोलंबिया में हो रहा है। कॉप ऑन कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट बाकू अजरबैजान, एज यूजुअल जो हमने देखा ही था, 2 ऑप्शन तो सही हो गई थी। बट कॉप ऑन डिजर्टिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो ये कहां हो रहा है? रियाद सऊदी अरेबिया में हो रहा है। और कॉप ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन दैट इज इन बुसान विच इज इन साउथ कोरिया, तो ये यहां पे हो रहे हैं। ये सब आने वाले जो आपका अक्टूबर और नवंबर मंथ से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, ये सब जितने भी समिट्स हैं ये अपकमिंग समिट्स हैं 2024 के। तो आपके साथ इनके एसोसिएटेड जो सिटीज हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब आके देख भी लेते हैं कि न्यूज में क्यों थी ये। एनवायरमेंटल टेक्स सेंटर स्टेज एज ग्लोबल समिट्स लूम। एक्चुअली जो कॉप 29 जो समिट है यहां पे, ये कहां हो रहा है? ये बाकू अजरबैजान के अंदर होने जा रहा है। तो वहां पे सबसे बड़ा अगर कोई रहेगा तो ये रहेगा एनवायरमेंटल कंसर्न्स, या एनवायरमेंटल जो टॉपिक है वो मेन इंपॉर्टेंट हेडलाइट टॉपिक होगा इन कॉप्स के अंदर। तो इसीलिए जब जितने भी बेसिक कॉप का मतलब होता है क्लाइमेट ऑफ पार्टीज, मतलब यही यूएनएफसीसी का एक फ्रेमवर्क है जहां पे सब पूरे वर्ल्ड के जो भी लीडर्स हैं या जो भी कंट्रीज हैं उनके लीडर्स इकट्ठे होते हैं, और जहां पे फिर वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो भी रिसेंट क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उनके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क करते हैं, क्या चेंजेस अडॉप्ट करने हैं, उन सब चीजों के बारे में डिस्कशन होता है। तो यहाँ पे एनवायरमेंट जो होगा या एनवायरमेंटल रिलेटेड जो इश्यूज होंगे वो एक सेंटर स्टेज टॉपिक होंगे इस कॉप 29 का, जो कि बाकू कॉप 29 जो समिट है बाकू अजरबैजान के अंदर जो होने जा रहे हैं। इसलिए ये जो टॉपिक था, ये जो था, ये न्यूज में था। अब देख भी लेते हैं जो न्यूज थी। ग्लोबल वार्मिंग, डिसअपियरिंग प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, फर्टाइल लैंड टर्निंग टू डेजर्ट, प्लास्टिक इन ओशंस ऑन लैंड एंड एयर वी ब्रीथ, ये सब जितने भी इश्यूज हैं ये एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं। तो ये न्यूज में थे, इसलिए इस क्वेश्चन को इनकॉर्पोरेट किया गया करंट प्लस स्टैटिक मिला के। तो आइए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द बर्निंग माउंटेन यानरडेग इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अब वो पूछ रहा है कि जो बर्निंग माउंटेन यानरडेग है वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। 4 ऑप्शंस, अजरबैजान, इटली, तुर्कमेनिस्तान, तंजानिया। अगेन स्टेट ऑफ इफेक्ट है ये। जो यानरडेग माउंटेन आपको देखने को मिलेगा ये आपको देखने को मिलेगा कहां पे? दैट इज इन अजरबैजान। और इसका आंसर आइए चेक भी कर लेते हैं। यस, इट्स आंसर इज ए। तो आइए अब देखते हैं पहले तो ये यानरडेग माउंटेन जो है किस चीज के लिए फेमस है और ये न्यूज में क्यों था। मैं आपको अभी वैसे बता देता हूं कि जो यानरडेग माउंटेन है इसको बर्निंग माउंटेन बोलते हैं। बर्निंग माउंटेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके नीचे से आपकी जो गैसेस हैं, नेचुरल गैसेस हैं, यहाँ पे अजरबैजान के इस माउंटेनियस रीजन के अंदर नेचुरली निकलती हैं। कहाँ से? माउंटेन के नीचे से, जो कि अपीयर करते हैं कि जैसे कि माउंटेन में क्या लगी है? आग लगी हुई है। तो दैट्स वाई इसकी अपीयरेंस की वजह से वहां पे जो रिचनेस है किसकी? नेचुरल गैसेस की, इस वजह से वहां पे ऐसा लगता है कि नीचे से क्या निकल रही है? आग निकल रही है। वो क्या होता है? कंटिन्यूसली विद द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जैसे वो नीचे से निकले कि ऑक्सीजन की सप्लाई मिली उन गैसेस को, वो क्या करना शुरू कर देती हैं? बर्न होना शुरू हो जाती हैं, वो आग पकड़ लेती हैं। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? बर्निंग माउंटेन कहा जाता है। तो आइए एक्सप्लेनेशन देख भी लेते हैं। इस तरह का आपको विजुअल देखने को मिल जाएगा ये यानरडेग माउंटेन का। इट इज सिचुएटेड ऑन एब्शोरन पेनिनसुला सम 25 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कैपिटल सिटी बाकू। इसको क्या कहा जाता है? ऑल्सो नोन एज पिलपिला, बॉसडेग, अथर्मा एंड गाइन राजा। तो इस तरह के इसके नाम, मल्टीपल नाम्स भी हैं। इट इज 116 मीटर हिल विद अ कंटिन्यूअस नेचुरल गैस फायर इरप्शन। क्यों इसको बर्निंग पड़ा? क्योंकि यहां से नेचुरल गैस की कॉन्स्टेंटली फायर इरप्शन हो रही है, विच जेट्स आउट इनटू द एयर 3 मीटर हाई फ्रॉम अ पोरस सैंडस्टोन लेयर। तो मतलब उसका काफी ज्यादा जो नेचुरल गैस का इरप्शन होता है 3 मीटर हाई तक वो जाती है। इस वजह से जो उसका अपीयरेंस है वो ऐसा लगता है इट्स अ बर्निंग माउंटेन। तो दैट्स वाई ये आपका यानरडेग माउंटेन जो है
आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आइए जान भी लेते हैं ये न्यूज में क्यों था। न्यूज में इसलिए था, अजरबैजान सेज गॉड गिवन ऑयल एंड गैस विल हेल्प इट गो ग्रीन। मतलब अजरबैजान का बोलने का मतलब ये है कि गॉड ने हमें नेचुरली क्या दे रखा, ऑयल एंड गैस दे रखा है, जिस वजह से हम हरे हरे का मतलब क्या है, समृद्धि आएगी वहां पे। उसका कारण क्या है कि ऐसा माना जा रहा है कि जो अजरबैजान है 2033 तक, ये लिखा भी है यहाँ पे, प्रेजेंटली 2033 तक 5% जो होगा वो क्या करेगा, ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई करेगा यूरोप को, जिसके अंदर वो बेशक वो 5% है, पर वो इतनी सप्लाई है कि जिसके अंदर वो बुल्गारिया, ग्रीस, सर्बिया, अल्बानिया और साउथ ऑफ इटली को कि जितनी भी जो जरूरतें हैं उन सबको वो क्या करेगा, पूरा कर देगा, जिस वजह से वहां पे क्या होगा, समृद्धि आएगी। इसलिए वो लिखा गया यहाँ पे कि दैट विल गो ग्रीन। क्लियर है बात यहाँ पे। तो ये न्यूज में थी यानाडेग माउंटेन। अब आओ चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PMRKVY इज एम्ड टू एड्रेस फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंसी। दूसरी स्टेटमेंट, कृषि उन्नति योजना इज एम्ड एट प्रोमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू दी अबव स्टेटमेंट्स। ये नहीं पूछा है, ये पूछा है कि अबव स्टेटमेंट्स के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली, फर्स्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 and फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 is incorrect and statement 2 is incorrect. Both statement 1 and 2 are incorrect. तो अब इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसका आंसर एज यूजुअल जो इसका आंसर होना चाहिए वो डी ऑप्शन होना चाहिए, कि दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो गलत होनी चाहिए। अब बाकी आंसर चेक भी कर लेते हैं। यस, इट्स आंसर इज डी। अब आओ इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूनियन कैबिनेट ऑन थर्सडे डिसाइडेड टू मर्ज ऑल सेंट्रल स्कीम्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इनटू 2 न्यू स्कीम्स। अब हुआ क्या कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी कैबिनेट ने डिसाइड किया कि जितनी भी एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं उन सबको मर्ज करके वो दो सेक्टर की स्कीम्स में मर्ज कर देंगे। पहली जो थी वो ये थी, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PMRKVY पहली स्कीम। उसके बाद दूसरी स्कीम है राष्ट्रीय कृषि उन्नति योजना, या आप जिसको बोल सकते हो कि कृषि उन्नति योजना। अब जब कृषि उन्नति योजना और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इन दो स्कीम्स में क्या कर दिया गया, सेंट्रल सेक्टर जितनी भी एग्रीकल्चर सेक्टर की जो स्कीम्स इन दो सेक्टर्स में मर्ज कर दिया गया। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, विद कितना एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट किया गया है, 1,01,321.61 करोड़। द स्कीम्स विल हैव अस, जिसमें कि सेंट्रल शेयर जो होगा 69,088.98 करोड़ का होगा, जबकि स्टेट्स को कितना मिलेगा, ऐड करना पड़ेगा, रिमेनिंग 32,232.63 करोड़ ऐड ऑन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ PMRKVY में जो फंड का एलोकेशन हो रहा है वो हो रहा है 57,074.72 करोड़ रुपए, और जिसका मकसद क्या था, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और साथ के साथ जो आपका ये जो आपका कृषि उन्नति योजना है विल एड्रेस द सिक्योरिटी एंड द एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंसी विद अ फंड ऑफ 44,246.89 करोड़। और दोनों ही जो स्कीम्स हैं वो इंप्लीमेंट होंगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो याद रखना कि यहाँ पे जितनी भी ये जो स्कीम्स हैं किसके थ्रू वो इंप्लीमेंट होंगी, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट होंगी। अब आइए देख भी लेते हैं न्यूज में क्यों था। बेसिकली न्यूज में इसीलिए था क्योंकि कैबिनेट ने अप्रूव किए कौन से, PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PMRKVY टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इज टू एड्रेस द फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर सफिशिएंसी। तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट जो थी गलत होगी, मतलब ये उल्टी लिख रखी है। इसका मतलब यहाँ पे था और जो सस्टेनेबल का मतलब था वो यहां पे था, इस वजह से दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो गई थी, आपकी गलत हो गई थी। सेम वही चीज लिखे, टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कृषि उन्नति योजना का मतलब क्या था, टू अचीव फूड सिक्योरिटी फॉर सेल्फ सफिशिएंसी। तो इस वजह से जो स्टेटमेंट, जो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था, ये पर्टिकुलर जो न्यूज थी वो न्यूज में रही, या पर्टिकुलर जो टॉपिक खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर की स्कीम्स थी ये न्यूज में रही, जिनको हमने कवर किया इस क्वेश्चन के थ्रू। इसके साथ साथ क्योंकि जो आपका अगला क्वेश्चन होगा वो कहीं ना कहीं इसी न्यूज के साथ एक्स्ट्रा इसी का एड ऑन है, वहां पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता दूंगा, बट इसी के अंदर मैं आपको बता देता हूं
कि इसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज रखी गई इन स्कीम्स के साथ, wherever it was considered necessary to give flip to any area of farmers welfare scheme has been taken up in mission mode. For example, इसके साथ साथ नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल पाम, जिसको NMEO OP क्लीन प्लांट प्रोग्राम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल NMEO ऑयल एंड ऑयल सीड्स NMEO OS करके, ये सब जो स्कीम्स थी ये भी इसके साथ ही एड ऑन कर ली गई कि जहां पे फार्मर्स को यहाँ पे वेलफेयर प्रोवाइड करवाया जा सके। इस मिशन को यहाँ पे जितने भी इस टाइप की ऑयल या ऑयल से रिलेटेड जो भी मिशंस हैं इनको भी स्टार्ट किया जा सके। इन्हीं क्योंकि क्या हुआ है कि जितनी भी अब एग्रीकल्चर की स्कीम्स इन्हीं दो सेक्टर्स में क्या कर दी हैं, मर्ज कर दी गई हैं। तो आओ इसके बाद देखते हैं अगला। इसके साथ साथ PM जो राष्ट्रीय कृषि जो आपकी ये विकास योजना है, इसके अंदर कौन कौन सी स्कीम्स हैं, कौन कौन से जो सेक्टर्स आ रहे हैं आपके, कौन तो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट आ रहा है, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट आ रहा है, एग्रो फॉरेस्ट्री आ रहा है, परंपरागत कृषि विकास योजना आ रही है, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन इंक्लूडिंग क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट आ रहा है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप आ रहा है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम आ रहा है, और अगेन RKVY DPR कंपोनेंट आ रहा है, एक्सेलरेटर फंड फॉर एग्री स्टार्टअप्स आ रहा है। तो ये सब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के ही अंदर जो डिफरेंट स्कीम्स आ रही हैं उसी के ही डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगेन ये कंपोनेंट भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आओ चलते हैं, सेम यही क्वेश्चन जो है, क्योंकि जब मैंने वो ऑयल सीड्स वाला बताया कि वो भी इसी मिशन के अंदर, ताकि फार्मर्स को थोड़ी सी और ज़्यादा इनकम हो सके और सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ सके उनकी, इसलिए जो ऑयल सीड्स का जो कॉन्सेप्ट था वो उसको इंट्रोड्यूस किया गया है इसी दो डिफरेंट स्कीम्स के अंदर। अब अगेन उसी के साथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल सीड्स आर कॉमन अंडर द प्राइमरी ऑयल सीड क्रॉप्स। तो मतलब ये 4 ऑयल सीड्स आपको दे रखे हैं, 5 ऑयल सीड्स दे रखे हैं, ये पूछ रखा है कि प्राइमरी ऑयल सीड क्रॉप्स के अंदर कौन से ये क्रॉप्स आ रही हैं, ऑयल सीड क्रॉप्स आ रही हैं। करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है, 5 डिफरेंट दे रखी हैं, ग्राउंडनट, सोयाबीन, कॉटन सीड, सनफ्लावर और सिसमम। तो सिंपल सी याद रखना, जब इस तरह का पूछा जाएगा कि प्राइमरी ऑयल सीड के अंदर कौन से ऑयल सीड क्रॉप्स रखी गई हैं, सिंपल सा याद रखना, रामबाण याद रखने का बता रहा हूं। सीड में सिर्फ सीड ही नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा, मतलब बीज में बीज नहीं होगा, तेल जरूर होगा। तो इसमें ये खुद याद रख लो कि कॉटन सीड में सीड आ रहा है, बस ये नहीं होगा, बाकी सब होंगे। ग्राउंडनट होगा, सोयाबीन होगा, सनफ्लावर होगा और आपका सिसमम भी होगा। सिर्फ क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा, कॉटन सीड नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन बनना चाहिए 1, 2, 4 एंड 5। अगेन चेक कर लेते हैं 1, 2, 4, 5 कहाँ आ रहा है, 1, 2, 4, 5 यही आ रहा है, तो इसका आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन। अब आओ चेक भी कर लेते हैं, यस इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगेन मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स में द कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव्स, हमने पीछे पढ़ा ही, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल सीड्स NMEO ऑयल सीड्स फॉर बूस्टिंग डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन एंड अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल्स। ये मिशन ही इसीलिए लॉन्च किया गया है कि एक तो हम ऑयल सेक्टर के अंदर, खास करके जब हम एडिबल ऑयल्स की बात करें, वहां पे हमारी सेल्फ सफिशिएंसी भी हो और उसके साथ साथ हम इसके प्रोडक्शन को क्या कर सकें, एनहांस भी कर सकें। द मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर 7 ईयर्स पीरियड के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा, मतलब 24 से लेके 31 तक ये जो मिशन है इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, फ्रॉम 24-25 टू 30-20-30 टू 31 विद फाइनेंशियल आउटले। कितना इसके लिए बजट रखा गया, 10,103 करोड़ का इसके लिए क्या रखा गया, बजट रखा गया। इसके साथ साथ जो ये जो न्यूली अप्रूव्ड NMEO ऑयल सीड है, इसका मकसद ही क्या है, फोकस किस पे है इसका, प्रोडक्शन, एनहांसिंग द प्रोडक्शन ऑफ द की प्राइमरी ऑयल सीड क्रॉप्स। अब याद रखना कौन कौन सी हैं, दैट इज द रेप सीड मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर एंड सिसमम। अब याद रखो कि वो कॉटन सीड था ही नहीं, तो इसलिए उसको हमने नेग्लेक्ट किया, एज वेल एज इंक्रीजिंग कलेक्शन एंड एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज लाइक कॉटन सीड, राइस ब्रेन एंड ट्री बोर्न ऑयल्स। तो याद रखना बेसिकली जो प्राइमरी ऑयल सीड क्रॉप्स हैं उसमें कॉटन सीड नहीं है, बट जब मैं सेकेंडरी सोर्सेज की बात करूंगा तो उसमें राइस, आपका कॉटन सीड भी आएगा, राइस ब्रेन भी आएगा और ट्री बोर्न ऑयल्स भी आएंगे। तो ये याद रखना कि कौन सा प्राइमरी कंपोनेंट है, कौन सा सेकेंडरी कंपोनेंट है। क्लियर है बात। इस मिशन का सिंपल सा मकसद है कि प्राइमरी ऑयल सीड्स, जब मैं प्राइमरी ये जो ऑयल सीड्स का जो प्रोडक्शन है
जो कि 39 टन मिलियन टन एट प्रेजेंट 2022-23 में है, इसको इंक्रीज करके कहां लेके जाना है, 69.7 मिलियन टन लेके जाना है 2030 से 31 के बीच। मतलब यही जो 7 साल हैं इसमें इस प्रोडक्शन को सीधा 39 मिलियन टन से ले जाके 69.7 मिलियन टन तक ले जाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है या मेन एम है। क्लियर है बात यहां तक? तो इसीलिए ये न्यूज में भी था। अब आओ देख भी लेते हैं कि इसकी जो क्लिपिंग है न्यूज की वो क्या रही। सेम वही, गवर्नमेंट ब्रिंग्स एग्रीकल्चर सेक्टर इनिशिएटिव अंडर 2 स्कीम्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, वही, और उसी के अंदर ये जो था आपका नेशनल मिशन फॉर ऑयल एंड ऑयल सीड्स को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। तो आओ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिबन आइलैंड वॉज रिसेंटली इन न्यूज लोकेटेड इन विच ऑफ द आइलैंड ऑफ द जापान। अब ये बोल रहे हैं कि जो रिबन आइलैंड्स हैं ये अभी रिसेंटली न्यूज में भी थे, ये कौन से कंट्री के आइलैंड, कहाँ पे ये लोकेटेड हैं, जापान के अंदर कौन से आइलैंड में लोकेटेड हैं? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करना चाहूंगा। याद रखना जापान के अंदर, जो जापान है बेसिकली 4 आइलैंड से मिलके ये कंट्री बनी है, जिसके अंदर सबसे बड़ा होक्काइडो है, फिर होन्शु है, फिर क्यूशु, फिर शिकोकू। तो होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू 4 आइलैंड है, ये सब जापान के ही आइलैंड है। अब पूछा गया रिबन आइलैंड कहाँ पे इनमें लोकेटेड है, तो इसका याद रखना ये जो रिबन आइलैंड है ये आपका लोकेटेड है होक्काइडो के अंदर। तो इसका आंसर अगेन ए ऑप्शन होक्काइडो ही है। ये देख भी लो, ये रही इसकी लोकेशन, मैं आपको दिखा देता हूं। ये है आपका होक्काइडो। इस होक्काइडो के साथ ही ये यहाँ पे ये है आपके रिबन आइलैंड। अब अगेन इसके साथ एसोसिएटेड जो स्ट्रेट अवे फैक्ट है वो देख लेते हैं। रिबन आइलैंड इज अ लॉन्ग आइलैंड अबाउट 10 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द ऋषिरी आइलैंड। अगर पूछ ले ऋषिरी आइलैंड तो अगेन वो भी ऋषिरी आइलैंड जापान के साथ ही है, एंड 50 किलोमीटर ऑफ द नदरन टिप ऑफ होक्काइडो। टुगेदर ऋषिरी आइलैंड प्लस रिबन मिला के क्या बन जाता है, ऋषिरी रिबन सारोबेत्सु नेशनल पार्क का ये सब हिस्सा बन जाते हैं। तो याद रखना कल को ये पूछ ले डायरेक्टली कि ऋषिरी रिबन सारोबेत्सु नेशनल पार्क कौन सी कंट्री के अंदर है, तो उसका आंसर क्या होगा, वो होगा जापान। तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा चीजों का भी पता होना चाहिए जो विजुअलाइजेशन के थ्रू आपको क्लियर होती हैं। तो आओ देख लेते हैं बेसिकली ये चीज, ये जो आपका जो रिबन आइलैंड है ये न्यूज में क्यों थे। बेसिकली न्यूज में इसलिए थे कि पीएम वॉज टू डिफेंड जापान एयर स्पेस आफ्टर रशियन वायलेशन। हुआ क्या कि जो जापान के पीएम थे, अब जापान के पीएम कौन है, प्राइम मिनिस्टर, दैट इज दी फूमियो किशिदा। तो याद रखना कल को पूछ ले कि फूमियो किशिदा कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं या कहाँ से बिलोंग करते हैं, दैट इज विद फ्रॉम जापान। तो जापान के ये जो प्राइम मिनिस्टर थे फूमियो किशिदा, उन्होंने यही कहा कि जापान अपने एयर स्पेस को डिफेंड करेगा। हुआ क्या कि यहाँ पे रशिया के 2 एयरक्राफ्ट दैट इज IL-38 जो पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट हैं वो क्या कर जाते हैं, जापान के एयर स्पेस की वायलेशन करते हैं, जिस वजह से वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि जापान अपने एयर स्पेस की वायलेशन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, वो उसके एयर स्पेस के जो वायलेशन है उसको डिफेंड करेगा। इस वजह से जापान ने वहां पे अपने फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल किया, और उसके बाद जो IL-38 जो रशिया के जो पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट हैं उनको अलार्म किया, क्वेश्चन किया कि आप अपने हमारे इस एयर स्पेस को छोड़िए और जाके आप अपने दूसरा जो रूट है उसको अडॉप्ट करिए। इस वजह से ये जो आपकी जो न्यूज थी ये इस टाइम पे यहाँ पे स्नाइपेट की फॉर्म में आपके पास यहाँ पे देखने को मिल रही है। यही लिख बोला भी उन्होंने, वाउ टू resolutely defend Japan's territory as Tokyo lodged a protest with Moscow after Russian patrol plane entered its air space. That's why ये जो आपके रिबन आइलैंड्स थे आपको न्यूज में देखने को मिले। अब होता क्या है कि अब जो बेसिकली ये जो पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट थे कहाँ पे इन्होंने वायलेट किया, वो जो एयर स्पेस का वायलेशन किया दैट इज द टेरिटोरियल वाटर्स नॉर्थ ऑफ द रिबन आइलैंड होक्काइडो ऑन 3 ओकेजन। 3 दफा उन्होंने जापान के टेरिटोरियल वाटर्स को क्या किया, एयर स्पेस को उसको वायलेट किया। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा हो, अगर हम यूएन क्लॉज की अगर बात की थी जब वहां पे, तो वहां पे आपने टेरिटोरियल सी पढ़ा था। ये वही टेरिटोरियल सी है, ये वही टेरिटोरियल वाटर्स की बात हो रही है। सिमिलरली जहां पे एयर स्पेस के जो रूल्स है उस कंट्री के एप्लीकेबल होते हैं और उसके लिए अपनी उसकी डिफेंडिंग के लिए वो प्रतिबद्ध होती है वो कंट्री। इसीलिए जो आपके पीएम थे दैट इज फूमियो किशिदा, उन्होंने इसके अगेंस्ट स्ट्रांगली क्या किया, अपनी नाराजगी जाहिर की। तो आओ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज दी
काचाथीवू इज अ 285 एकड़ अनहेबिटेड आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी, कौन सी वाटर बॉडी में ये आपको काचाथीवू आइलैंड देखने को मिलेंगे? नहीं, अनइनहेबिटेड आइलैंड है। चार हैं, गल्फ ऑफ मन्नार, पार्क स्ट्रेट, बे ऑफ बंगाल, नन ऑफ द अबव। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है दैट इज इन दी पार्क स्ट्रेट, और आंसर इट्स बी अबाउ। इसकी लोकेशन चेक कर लें, और ये न्यूज में क्यों था उसके बारे में भी जान लेते हैं। ये है आपका पार्क स्ट्रेट और ये रहे आपके काचाथीवू आइलैंड। इसकी खासियत, ये अनइनहेबिटेड आइलैंड है। इसका सबसे बड़ा कारण इसके अनइनहेबिटेड होने का कारण कि यहाँ पे कोई ड्रिंकिंग वाटर का कोई सोर्स ही नहीं है, बिल्कुल एक बैरन आइलैंड है ये। और यहाँ पे इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पे जो आपके बेसिकली ये जो काचाथीवू आइलैंड है, ये एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। कुछ डिफरेंट सोर्सेज में ये माना गया कि इंदिरा गांधी ने इनको सीड कर दिया था श्रीलंका को, बट कुछ और सोर्सेज में आपको देखने को मिलेगा कि ये इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो गलत आपको साबित होती हुई नजर आएगी। तो इसलिए ये डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच। बट ये इसीलिए समस्या क्या हुई कि यहाँ पे इसके जो यहाँ पे इनहेबिटेड होने का कारण कि यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, जिस वजह से ये अनइनहेबिटेड है। अब होता क्या है कि यहाँ पे हमारे जो फिशरमैन हैं, जैसे चाहे तमिल जो फिशरमैन हैं, वो समटाइम्स क्या करते हैं, अपना नेट वगैरह यहाँ डाल दिया है, उसको कभी जब उनकी बोट जा रही है तो उसके लिए वहाँ पे स्टॉपेज में रुक जा रहे हैं वो, या कभी श्रीलंका वाले आ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो ट्रीटी हुई थी, तो जिसमें कि सीड किया गया था इंदिरा गांधी के टाइम पे इस वाले पार्ट को, तो हुआ क्या कि यहाँ पे श्रीलंकन जो अथॉरिटीज हैं वो हमारे इंडियन फिशरमैन को क्या कर लेती हैं, कैप्चर कर लेती हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो टसलिंग एक रिलेशंस बन जाते हैं इंडिया के और श्रीलंका के बीच में। बट रिसेंटली अभी जो आप मोदी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट एक फेरी सर्विस की शुरुआत करती है, जिस वजह से ये जो आइलैंड से दोबारा से न्यूज में आ जाते हैं। तो आओ देख भी लेते हैं इसके पहले कुछ बेसिक फैक्ट और न्यूज में क्यों थे ये, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी। काचाथीवू इज अ 285 एकड़ अनहेबिटेड आइलैंड इन द पार्क स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका के बीच है, और लोकेटेड नॉर्थ ईस्ट ऑफ रामेश्वरम अप्रोक्सीमेटली 33 किलोमीटर फ्रॉम द इंडियन कोस्ट. It sits out 62 kilometers southwest of the Jaffna at the northern tip of Sri Lanka. Kachathivou is not suited for permanent human settlement as there is no source of drinking water on the island. तो uninhabited तो होना इसका लाजमी ही है। अब आते हैं कि ये न्यूज में क्यों था। न्यूज में इसलिए था, एक आर्टिकल छपता है, अ जर्नी अक्रॉस द पार्क स्ट्रेट, द नागापट्टिनम कांके सांथुराई फेरी। इस फेरी की शुरुआत होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अब ये आइलैंड्स, जब ये फेरी स्टार्ट होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तो होता क्या है, यहाँ पे इन आइलैंड से वो फेरी जो है गुजरते, इसलिए ये न्यूज में आ जाते हैं। ये आइलैंड्स बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका रीस्टार्टेड इन अक्टूबर 2023 आफ्टर नियरली 40 ईयर्स। अब क्योंकि डिस्प्यूटेड आइलैंड थे, इस वजह से यहाँ पे उस फेरी सर्विस को ही स्टॉप कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि जब जाएंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बोर्डिंग होगी, डीबोर्डिंग होगी इन आइलैंड्स के आसपास, तो इस वजह से ये डिस्प्यूटेड बोन ऑफ कंटेंशन बने थे इंडिया और श्रीलंका के लिए। तो 2023 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा नागापट्टिनम कांके संथुराई फेरी को शुरुआत की गई, जो इन्हीं आइलैंड से होके गुजरती थी। अब इसको जब ये शुरुआत हुई 40 साल के बाद अक्टूबर 2023 में, उसके ठीक एक हफ्ते बाद इसको सस्पेंड कर दिया गया और इसको अब अगस्त में दोबारा से रिज्यूम किया गया। While the demand for the service was initially low, पहले सर्विस की जो डिमांड थी वो लो थी, but it has picked up in last few weeks. कुछ हफ्तों में, जो आने वाले कुछ हफ्ते थे यहाँ पे, उसमें काफी ज्यादा बूम देखने को मिला इस सर्विस के, इस पर्टिकुलर फेरी के फेयर के, मतलब यहाँ पे लोगों का जो ट्रांसपोर्टेशन है काफी ज्यादा होना शुरू हो गया पिछले कुछ हफ्तों से। इसके बाद यहाँ पे जो इसके जो आपके ऑथर हैं वो ट्रेवल करते हैं काफ़ी डिफरेंट लोगों के साथ, ट्रेडर्स के साथ, इस जो पर्टिकुलर आर्टिकल है। तो उसके बाद ये जो आर्टिकल है ये न्यूज़ में आ जाता है और ये जो आपके काचाथीवू आइलैंड्स हैं वो न्यूज़ के अंदर आ जाते हैं। इवन जब ये 2023 14 अक्टूबर 2023 को रीस्टार्ट हुई थी 40 साल के बाद, तो वहां पे वीडियो मैसेज के थ्रू प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं और श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रमसिंघे, उन्होंने ये कहा था कि ये एक डिप्लोमेटिक एफर्ट है और हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्चिंग सर्विस बिटवीन द टू नेशंस, कॉलिंग इट एज अ न्यू चैप्टर इन डिप्लोमेटिक एंड
इकोनॉमिक टाइज बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका। अब आपको पता ही है कि श्रीलंका इससे पहले चाइना के डेब्ट ट्रैप की पॉलिसी के अंदर फंस गया था, जिस वजह से श्रीलंका के अंदर काफी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे और वहां पे कहीं ना कहीं जो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी उसके लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल थी। तो एज यूजुअल एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते हमने श्रीलंका की हेल्प की और इस क्राइसिस से हमने उसको उबार के बाहर निकाल दिया। अब हुआ क्या कि इस वजह से जब ये फेरी की शुरुआत भी की गई तो इस वजह से जो वहां के जो प्रेसिडेंट थे दैट इज दी रानिल विक्रमसिंघे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को एक्नॉलेज किया और उन्होंने इसको कहा ये एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू हो रहा है इंडिया और श्रीलंका की दोस्ती के बीच में, एक डिप्लोमेटिक रिलेशन के बीच में, और साथ के साथ इकोनॉमिक टाइज के साथ भी एक न्यू चैप्टर की शुरुआत की जा रही है। तो यही जो था आपका ये जो स्नाइपेड था न्यूज में था, इसलिए इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया काचाथीवू आइलैंड के साथ। तो आओ चलते हैं अब नेक्स्ट उस पे। ये वो फेरी है जिसकी शुरुआत की गई और कहाँ पे है, दैट इज दी ये कांके सांथुराई पोर्ट है नदर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका के अंदर। कल को ये पूछ ले कि कौन सा पोर्ट है तो दैट इज दी कांके सांथुराई पोर्ट। क्लियर है बात? तो ये वो फेरी है। अब आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज दी परमाफ्रॉस्ट। जब मैं परमाफ्रॉस्ट की बात करता हूं तो परमाफ्रॉस्ट इज अ फ्रोजन ग्राउंड फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। परमाफ्रॉस्ट के बारे में पूछ रहा है कि कौन से रीजन्स के अंदर मिलता है। साइबेरिया, अलास्का, कैनेडियन आर्कटिक, ग्रीनलैंड, तिब्बतन प्लेट्यू। जब हम परमानेंट फ्रॉस्ट की बात करते हैं तो परमाफ्रॉस्ट वो रीजन होता है जहां पे बर्फ कम से कम मिनिमम 2 साल या थाउजेंड्स ऑफ 2 साल से ऊपर जितने भी ईयर्स, चाहे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हैं या हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स हैं, वहां तक जो आइस है वो क्या है, परमानेंटली फ्रीज है, जहां पे आइस हमेशा ही रहती है और वो मेल्ट नहीं करती है। क्लियर है बात? दैट रीजन इज नोन एज द परमाफ्रॉस्ट। तो आप खुद देख लेंगे ये जितने भी रीजंस हैं यहाँ पे आपको परमानेंट आइस कवर देखने को मिल जाएगा। दैट्स वाई इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। और आइए जानते हैं, हम इसको चेक भी कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या है? दैट इज द आंसर डी। ये सब साइबेरिया, अलास्का, कैनेडियन आर्कटिक, ग्रीनलैंड, तिब्बतन प्लेट्यू सब इसी का ही पार्ट है। अब देख लेते हैं परमाफ्रॉस्ट होता क्या है। परमाफ्रॉस्ट इज एनी ग्राउंड फ्रॉम सॉइल से लेके चाहे किसी सेडिमेंट टू रॉक तक ले लें दैट हैज बीन फ्रोजन कॉन्टिन्यूसली फॉर मिनिमम 2 years एंड एज मेनी एज 100,000 of years। वही क्या होता है आपका परमाफ्रॉस्ट जो मैंने अभी आपको बताया अभी। इट कैन एक्सटेंड डाउन beneath the earth surface from few feet to more than a mile। मतलब कुछ फीट से लेके कई मीलों तक भी आप इसकी डेप्थ को देख सकते हो, एक्सटेंशन देख सकते हो। कवरिंग जिसमें कि एंटायर रीजन सच एज द आर्कटिक टुंड्रा रीजन और अ सिंगल आइसोलेटेड स्पॉट भी हो सकता है एज अ माउंटेन टॉप ऑफ द एल्पाइन परमाफ्रॉस्ट। जैसे आप माउंटेन के ऊपर आप कुछ पर्टिकुलर हिस्सा देखते हो जो हमेशा ही बर्फ होती है, जहां पे एक वो सिंगल आइसोलेटेड प्लेस भी हो सकता है या पूरा आपका आर्कटिक टुंड्रा रीजन जैसा रीजन भी ये आपका हो सकता है। Although ground is frozen, permafrost regions are not always covered with snow। अब एक चीज याद रखना, उसका जो ग्राउंड होगा वो फ्रोजन होगा, बट परमाफ्रॉस्ट रीजन वो रीजन नहीं है कि जो हमेशा ही स्नो के द्वारा ढका रहे। इसका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। दे कैन बी फाउंड ऑन लैंड एंड बिलो द ओशन फ्लोर। जमीन पे भी हो सकता है ये और बिलो दी ओशन फ्लोर भी हो सकता है। फाउंड इन द एरियाज जहां पे रियरली टेम्परेचर जो राइज करेगा फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर, कभी फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर चला जाए, मतलब क्या है, ये उन एरियाज में मिलेगा जहां पे टेम्परेचर रियरली कभी फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर जा रहा है। दे आर द मोस्ट कॉमन इन द रीजन्स ऑफ हाई माउंटेन्स एंड इन द अर्थ हायर लैटिट्यूड्स नियर द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। ऑब्वियस सी बात है, परमाफ्रॉस्ट वाले यही रीजन्स होंगे जहां पे मोस्टली आपको स्नो देखने को मिल जाएगी, जहां पे स्नो बेसिकली रिटेन रहेगी। रिटेन का मतलब ये नहीं है कि वहां पे परमानेंट आइस कवर रहेगा, जो जैसे मैंने पहले भी बताया यहाँ पे कि वहां पे जो ग्राउंड होगा वो फ्रोजन रहेगा, मतलब वो जो निचले जो सतह जो लेयर है वो फ्रोजन रहेगी। जरूरी नहीं है कि ऊपर वहां पे आपको स्नो मिले, बट जो निचला जो रीजन है, ठीक है, क्यों? क्योंकि परमाफ्रॉस्ट के अंदर क्या होता है कि वो जो रीजन, चाहे वो सॉइल है, चाहे वो डेब्रिस है, चाहे कोई प्लांट भी है, वो उसके साथ आ जाएगा तो वो जमा ही रहेगा, इसीलिए उसको क्या बोला गया, परमाफ्रॉस्ट कहा गया। तो आओ अब देख भी लेते हैं इसकी कॉम्पोजिशन। परमाफ्रॉस्ट इज मेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, सॉइल का है, रॉक का है, सैंड का है, दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय आइस। ये सब चीजें किसके साथ द्वारा चिपकी हुई होंगी, आपस में आइस के द्वारा चिपकी हुई होंगी ये। The soil and the ice in the permafrost stay frozen for all the year. Near the surface, permafrost soil also contain large quantity of organic carbon material and material left over from the dead plants that could not decompose or rot away due to the cold। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखोगे हम फ्रिज में जब चीज रखते हैं तो ये क्या होता है, फ्रिज में रखने का कारण क्या होता है,
फ्रिज में रखने का इसलिए कारण होता है कि फ्रिज में होती है ठंडक, तो ठंड में जो चीज़ है वो क्या होती है, वो रॉट नहीं होती, मतलब वो खराब नहीं होती है वो चीज़। इसीलिए जो परमाफ्रॉस्ट वाला जो रीजन है, यहाँ पे आपको अगर इसके अंदर कोई ऑर्गेनिक रिमेन्स भी मिल जाएंगे तो इजिली वो रॉटन अवे नहीं होंगे, चाहे वो प्लांट्स के हैं चाहे वो एनिमल्स के हैं, वो एकदम से डिकम्पोज नहीं होंगे। लोअर परमाफ्रॉस्ट लेयर कंटेन्स सॉइल आपको देखने को मिल जाएगी, मोस्टली मिनरल्स आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये परमाफ्रॉस्ट की कंपोजिशन है। इसके साथ साथ परमाफ्रॉस्ट में एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव लेयर। मैंने जैसे क्या कहा कि उसका जो ग्राउंड वाला हिस्सा है वो फ्रोज रहेगा, बट उसके ऊपर की जो सतह होगी वो क्या होगी, वो क्या हो सकती है, वो जरूरी नहीं कि वहां आइस हो। तो सिमिलरली जो ऊपर वाली सतह है जहां से वो आइस हल्की सी मेल्ट करती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एक्टिव लेयर। एक्टिव का मतलब होता है कि क्या है, वहां पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो सिर्फ उसी लेयर में एक्टिविटी होगी, निचला जो भी ग्राउंड होगा वो क्या होगा, आपका फ्रोजन होगा। अ लेयर ऑफ सॉइल ऑन टॉप ऑफ द परमानेंट फ्रॉस्ट डज नॉट स्टे फ्रोजन ऑल ईयर, वो पूरा साल नहीं रहेगी। दिस लेयर कॉल्ड दी एक्टिव लेयर। जैसे ही समर्स आएंगी वो ऊपर की जो एक्टिव लेयर होगी क्या हो जाएगी, वो मेल्ट हो जाएगी, और जैसे ही जब सर्दी आएंगी तो क्या होगा, वो फ्रीज हो जाएगी। ये लिखा है थॉस ड्यूरिंग द वार्म समर मंथ्स एंड फ्रीजेज अगेन इन द फॉल। क्लियर है बात। तो ये जो कारण, ये रीजन, ये आपके जो कंपोजिशन और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हमने परमाफ्रॉस्ट का देख लिया। अब आओ ये भी देख लें कि न्यूज में क्यों थी है। Basically, glaciologist digs deep into the permafrost to gauge future disasters. अब होता क्या है, जो ग्लेशियोलॉजिस्ट है, जो ग्लेशियर्स की स्टडी करते हैं, वो परमाफ्रॉस्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, डिग कर रहे हैं, और वहां पे वो रिसर्च कर रहे हैं और प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर डिजास्टर्स में किस तरह से परमाफ्रॉस्ट क्या करेगा, फ्यूचर डिजास्टर कर सकता है ये परमाफ्रॉस्ट। बेसिकली एक केरला बेस्ड एस.एन. रेम्या है जो कि ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं, वो इसी इंडियन आर्कटिक एक्सपेडिशन का ही एक हिस्सा थी जो इस साल हो रहा है। करंटली बेस्ड कहाँ पे हैं, वो अपनी रिसर्च कर रही हैं हिमाद्री रिसर्च स्टेशन, जो कि कहाँ पे है, नॉर्वे में है। उन्होंने कहा शी शेज हर वर्क एम्स टू आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजास्टर्स ड्यू टू द परमाफ्रॉस्ट कोलैप्स एंड हेल्प प्रोवाइड अर्लिंग वार्निंग टू लोकल कम्युनिटीज। अब खुद सोचो, जिस रीजन के अंदर परमाफ्रॉस्ट है, मतलब वो हिस्सा जो सिर्फ ऊपर ऊपर का हिस्सा ही, निचला हिस्सा तो जमीन में पूरा धसा है, मतलब आइस के साथ वो सब चीजें, मिट्टी, सॉइल, रॉक, वो सब इकट्ठी हैं। अब सपोज करो कि अगर वो परमाफ्रॉस्ट ही क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, तो उसकी वजह से डिजास्टर आ सकता है, क्योंकि पानी एकदम से सडन फ्लो बढ़ सकता है, राइज हो सकता है, या कहीं वो सडनली लैंडस्लाइड हो जाए उसकी वजह से, या कोई और डिजास्टर आ जाए। तो बेसिकली जो ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं वो इसी परमाफ्रॉस्ट के अंदर डिग करके अपने रिसर्च एक्टिविटी कर रहे हैं, ताकि आने वाले वो फ्यूचर डिजास्टर्स को या उसके वहां की लोकल कम्युनिटी को अवेयर कर सकें। क्लियर है बात। तो अगेन अब चलते हैं दोबारा से अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द जॉर्डन रिवर बेसिन। अब जब जॉर्डन रिवर बेसिन के साथ कौन कौन सी कंट्री शेयर करती हैं, तो चार ऑप्शंस हैं, इजराइल, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन। तो यहाँ पे सारी ही कंट्रीज जो हैं इसके साथ अपना बेसिन शेयर करते हैं, तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। तो आओ चेक भी कर लें, तो इसका आंसर अगेन डी है। ये रहा इसका मैप, और बेसिकली ये है आपकी वो जॉर्डन रिवर, जहां से आप देखेंगे कि सब इसके साथ जो है आपका इजराइल भी लग रहा है, ये जॉर्डन का हिस्सा, ये आपका सीरिया, ऊपर आपका लेबनन। तो अगेन ये सारे जितने भी आपके रिवर्स हैं इसके साथ आपको देखने को मिल जाएंगे, और इवन ये आपकी डेड सी के अंदर भी आपको यहाँ पे ड्रेन होती हुई देखने को मिलेगी। तो ये सारा जितना भी रीजन है, ये सारा आपका किसके साथ, जॉर्डन रिवर के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जॉर्डन रिवर बेसिन आपको देखने को मिल जाएगा। जॉर्डन रिवर के बारे में फैक्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। 18.194 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो कैचमेंट एरिया है। बेसिकली इसके 3 सोर्सेज हैं इस जॉर्डन रिवर बेसिन के। कहाँ से, हसबानी इन लेबनन, दल इन इसराइल, या और बनियास इन सीरियन टेरिटरी ऑक्युपाइड बाय द इसराइल। अगेन इसका डिस्चार्ज डेड सी में जो हमने देख ही लिया। और जॉर्डन रिवर को शेयर किसके द्वारा किया जा रहा है, इसराइल, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड दी पैलेस्टीन अथॉरिटी के साथ इसके बेसिन को शेयर किया जाता है। ये दूसरा मैप जो हमने पढ़ा, ये अभी हसबानी रीजन जो हमने पढ़ा, ये बनियास रिवर वो सीरिया वाले रीजन के अंदर, और यही जो है आपकी, ये आपकी जॉर्डन रिवर चल रही है इसराइल, लेबनान, सीरिया, ठीक है आपका, और पैलेस्टीन अथॉरिटी के साथ। ये सब इंपॉर्टेंट रीजन है जहाँ से इस जो जॉर्डन रिवर बेसिन का हिस्सा है। क्लियर है बात इतनी। तो इसीलिए ये अब देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों थे। न्यूज़ में ये इसीलिए था क्योंकि न्यूज़ में क्यों है ये, जब मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूँ, तो न्यूज़ में इसीलिए क्योंकि इस टाइम पे क्या चल रहा है, इसराइल ईरान जो वॉर चल रहा है, उसके अंदर जो ईरान की एंट्री हुई है, जो हमास के साथ साथ अब ईरान की जो एंट्री हुई है, जिस वजह से कहीं ना कहीं इस रीजन के अंदर अब क्या हो रहा है,
बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, इसलिए ये रीजन न्यूज़ में है। कारण क्या है कि ये जो आपका जो जॉर्डन रिवर बेसिन है, ये वन ऑफ द मोस्ट सिक्योरिटीनाइज्ड वाटर बेसिन है, रीजन है वर्ल्ड का। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली जितना भी रीजन है ये क्या है, डेजर्टिफाइड रीजन है, और यहाँ पे वाटर की अपनी अलग अहमियत है जिसके लिए वॉर तक हो सकती है। तो इस वजह से इस जो रिवर बेसिन है ये न्यूज़ में चल रही है इस वॉर की वजह से। क्लियर है बात? अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। डिएगो गार्सिया इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ग्रुप? सेशेल्स, चागोस, मालदीव आइलैंड, रियूनियन आइलैंड। इसका जो डायरेक्ट आंसर है, अगेन ये स्ट्रेट अवे इफेक्ट है, इसका आंसर है दैट इज द चागोस आइलैंड, और आंसर बी इसका यही आंसर आपको देखने को मिल रहा है। अब आओ देख लेते हैं क्यों इसका स्ट्रेट अवे इफेक्ट और इसके साथ जो इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड न्यूज़ है। बेसिकली ये रहे आपका डिएगो गार्सिया आपका इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है, चागोस आर्किपेलागो ये रहा। तो इसके साथ एसोसिएटेड ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये है, दैट इज द चागोस आर्किपेलागो, डिएगो गार्सिया के अंदर ये रीजन आपको देखने को मिल जाएगा। अब आओ देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था। यूके टू रिस्टोर सॉवरेनिटी टू चागोस आइलैंड टू मॉरिशस। अब हुआ क्या कि जो बेसिकली यहाँ पे ये जो चागोस आइलैंड है, कहाँ पे, सॉरी ये डिएगो गार्सिया जो आइलैंड है चागोस आर्किपेलागो के अंदर, वहां पे बेसिकली यूके और यूएसए के कंबाइंड मिलिट्री बेसिस थे। कंट्रोल किसका था यहाँ पे? यूके का था, बट साइमल्टेनियसली यूएस ने भी इसको एज ए मिलिट्री बेस की तरह यूज कर रहा था ये यहाँ पे। आफ्टर मल्टीपल एफर्ट्स इंडिया ने बिहाइंड द कर्टन्स रोल प्ले किया, जिस वजह से यूके ने माना कि ठीक है हम इसको किसको हैंड ओवर कर देंगे। अब ये जो आइलैंड्स है जहाँ पे यूके ने जो अपने पास रखे हुए थे, ये अब हैंड ओवर किसको कर दिए जाएंगे? मॉरिशस को ही हैंड ओवर कर दिए जाएंगे, और इन आइलैंड्स को दोबारा से सॉवरेन घोषित कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये जो रीजन था ये न्यूज़ में था, और कहीं ना कहीं ये एक स्टेप टुवर्ड्स भी था कि जो कोलोनाइजेशन, जो कॉलोनीज बनी थी उसको डीकोलोनाइजेशन की तरफ बढ़ने की तरफ ये एक और फर्दर स्टेप था। और जो लास्ट कहीं ना कहीं फुट इम्प्रिंट्स रह गए थे कॉलोनियल एरा के, उसको भी कहीं ना कहीं इसको खत्म करने की तरफ ये एक स्टेप कंसिडर किया जा रहा है। इंडिया प्लेड अ क्वाइट बट important role in the background, firmly backing Mauritian stance on the need to do away with last vestiges of decolonization, says sources. The United Kingdom and Mauritius have reached a historical political agreement to secure strategically important UK-US military base on Diego Garcia towards restoring Mauritius sovereignty over the Chagos archipelago, जो हमने अभी डिस्कस किया। A treaty is now being worked out to firm up agreement, UK announced on Thursday 3 अक्टूबर 2024 को रिसेंटली इसकी अनाउंसमेंट होती है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर देन 50 सालों में पहली बार ये हो रहा है कि जो स्टेटस है इस बेस का अनडिस्प्यूटेडली लीगली इसको सिक्योर कर लिया गया, फॉलोइंग अ पॉलिटिकल एग्रीमेंट बिटवीन द यूके एंड द मॉरिशियस। The UK High Commission in India, in a statement, it seems Mauritius assumed sovereignty over the British Indian Ocean territory, with UK authorized to exercise the sovereign rights of Mauritius of Diego Garcia। तो अगेन ये सब चीज़ें जो थी हमने अभी डिस्कस भी कर ली। इसके साथ साथ जो आपका आज का इंपॉर्टेंट करंट प्लस स्टैटिक का जो ज्योग्राफी का ये जो सीरीज है सर्वाधार सीरीज, इसका आज का जो टॉपिक है वो होता है ख़त्म। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक न्यू टॉपिक के साथ, न्यू करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप इन करंट अफेयर्स को रिवाइज कीजिए और इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और ज़्यादा आपको वैल्यू एडिशन कंटेंट जो है और होलिस्टिकली हम प्रोवाइड कर सकें और हम मोटिवेट भी कर सकें। ये सब जो सेशंस हैं आपके लाइक, शेयर और कमेंट जो हैं हमें मोटिवेट करते हैं, ताकि हम आप तक और ज़्यादा अच्छा कंटेंट को डिलीवर कर सकें। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।